हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल की क्लास बीच में रोकनी ही पड़ी थी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज यानी आज के दिन कल की क्लास को ही कवर करने वाले हैं। जहां से कल छोड़े हुए थे वहीं से आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या क्लास में चल रहा था, कल के पढ़ना सिखा रहे थे, पढ़ने के मराहिल और पढ़ने की तदरीस के तरीके को आपको कवर कराया जा रहा था। जहां से कल से छोड़े थे वहीं से आज से शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है। पढ़ना तीसरी अहम बुनियादी महारत है। तो पहली अहम बुनियादी महारत क्या है, पढ़कर आए हुए हैं, सुनना है। दूसरी अहम बुनियादी महारत क्या है, बोलना है। उसके बाद तीसरी क्या है, पढ़ना है। और चौथी क्या है, लिखना है। ठीक है, तो पढ़ना तीसरी अहम बुनियादी महारत है। पढ़ना तहरीरी शक्ल में अख्ज़ी महारत है। ये हुसूल इल्म का बेहद अहम ज़रिया है, ये हम देखे हुए थे। उसके बाद क्या है, इसके कुछ अज्जा होते हैं। कौन अज्जा होते हैं, छपी हुई महारत, छपी हुई अलामात को पहचानना, आवाज़ पैदा करना, ख़यालात को समझना। जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है उसको पहले आप पहचानेंगे नहीं तो फिर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना, कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, उसको देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसे चाइनीज़ में आपको चलो ऐसे ऐसे कुछ लिख दे रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ आप पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ उसको समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा कि छपी हुई अलामत को पहले आप पहचानेंगे, फिर आवाज़ पैदा करेंगे। जैसे यहाँ पर खुसूसियात लिखा हुआ है ना, आप खे को पहले जान रहे हैं, स्वाद को पहले से सीख कर आए हुए हैं, वाव को सीख कर आए हुए हैं, स्वाद, फिर ये अलिफ ते, ये सब सीख कर आए हुए हैं। इसको कैसे मिला कर पढ़ना है ये भी सीख कर आए हुए हैं। तब जाकर आप यहाँ पर लिखा हुआ खुसूसियात को पढ़ ले रहे हैं। तो यही चीज़ है, छपी हुई अलामत को पहचानना। फिर क्या करना, आवाज़ पैदा करना। जब इसको आप देखेंगे, अरे ये तो खे लिखा हुआ है जो मैंने बचपन में पढ़ा था, फिर ये तो स्वाद लिखा है, ये तो वाद लिखा हुआ, वाव लिखा हुआ है, तो खुशू हो गया। क्या हो गया, खुशू। उसके बाद स्वाद लिखा हुआ है, ये अलिफ लिखा हुआ है, ते लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, सियात, खुशू सियात। आप तुरंत फिर आवाज़ पैदा करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं, यानी जो आप पढ़ चुके हैं बचपन से वो ज़ख़ीरा अल्फाज आपके दिमाग में मौजूद हैं। इसी वजह से पहले आप छपी हुई अलामत को पहचानते हैं, उसके बाद आवाज़ पैदा करते हैं, फिर इसके मतलब क्या हो रहे हैं वो समझते हैं, यानी ख़यालात पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ख़यालात आप पैदा कर रहे हैं, यानी खुसूसियात यहाँ पर लिखी हुई है। पहले खे को पहचान लिए, स्वाद को पहचान लिए, ये को पहचान लिया, अलिफ को पहचान लिया, तेल को पहचान लिए, फिर इनको मिलाकर अपनी पढ़े तो आवाज़ कुछ ना कुछ पैदा हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप खुसूसियात मतलब समझे, अपने दिमाग तक इसके ख़यालात को समझे कि ये जो सामने वाला लिखा है ये किस बुनियाद पर लिखा है और क्या लिखा गया है, ये आप समझे हैं, है ना। तो ये तीन अज्जा होते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के तीन अज्जा होते हैं और इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ खुसूसियात देख लेते हैं पढ़ने की क्या खुसूसियात होती हैं। तो पढ़ने की कल की वीडियो में हम देखे थे कि पढ़ना सिर्फ समझना नहीं है, समझना से वो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि पढ़ने के पीछे समझना। क्या समझना, कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके मानी समझ पा रहे हैं तब ये पढ़ना है, वरना ये पढ़ना नहीं होगा। सिर्फ आप पढ़ ले रहे हैं, खे लिखा हुआ है खे पढ़ रहे हैं, स्वाद लिखा हुआ है स्वाद पढ़ रहे हैं, स्वाद अलिफ ये ते लिखा हुआ है पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं जान रहे हैं खुसूसियात मतलब क्या हो रहा है। तो फिर ये आपका पढ़ना कोई पढ़ना नहीं कहलाएगा। ठीक है, और इसके पीछे अपने आप को, अपने जहन को जोड़ना। हाँ, इसका क्या कहने का मतलब है, यानी ख़यालात को समझना, और फिर अपना मकसद यानी ज़ाती नज़रिया बनाना, अपना ज़ाती नज़रिया बनाना कि ये कुछ सही लिखा हुआ है कि नहीं। अगर यही खुसूसियात को सीन से लिख दे रहे हैं, खुसूसियात बताइए, तो आपका क्या नज़रिया है, ये सही नज़रिया है कि गलत नज़रिया है। बिल्कुल आप कहेंगे भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि आप उसको पहचानिए, तो आपको ये ज़ाती नज़रिया बनाना है। ठीक है, पढ़ने के अमल में अंदाज़ा लगाने की सलाहियत, उसके बाद गलतियाँ पढ़ने की जो होती हैं वो सीखने की, ये सब सिर्फ दोहराने के तौर बताया जा रहा है और दोहराने की वजह से सिर्फ बताया जा रहा है। वरना अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, यानी 19वीं क्लास, आज ये 20वीं क्लास, आज कितनी क्लास है, ये 21वीं शायद क्लास होगी। हाँ, 20वीं क्लास आप देख सकते हैं, आज 21वीं क्लास चल रही है। ये वाला जो थंबनेल लगा था ये कल की ही वीडियो का था, कल की वीडियो ही आज कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ना के तदरीस के लिए कुछ माहिरीन ने पढ़ने के मरहले बताए हैं, पढ़ने की स्टेजेस बताए हुए हैं। इंदराज, शनाख्त कायम रखना और या बाज़याफ्त और याददाश्त। धीरे एक नज़र में इसको देख लेते हैं।
इंदिराज क्या होता है, जब कोई चीज़ बच्चा देखता है उसके बाद अपने दिमाग में बैठा लेता है। यानी वो क्या देखा हुआ है, बच्चा देखा हुआ है, उसको ABCD आप पढ़ा रहे हैं, ABCD बच्चा देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है, ABCD बच्चा देख लिया है। अब ए को अपने दिमाग में बैठा लिया है। अब फिर वो अपनी ज़िंदगी में जब घर पर जाएगा तो अपने आसपास में समाज में कहीं लिखा हुआ ए देखेगा तो वो तो पहचान जाएगा कि अरे ए कहते हैं। जब ये पहचानना शुरू कर दे रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को शनाख्त कहते हैं। क्या कहते हैं, शनाख्त कहते हैं। क्या कहते हैं, शनाख्त कहते हैं। जब उसको ये जानने लग जाता है ना, जिन हरूफ का अल्फाज का इंदराज हो चुका होता है उसी के सामने या सुनाई देने पर उसको तस्वीर उभरना शनाख्त कहलाता है। तो वो क्या हो जाएगा कि वो सोचेगा कि अरे मैं तो ए स्कूल में पढ़ कर आया था, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए जो पढ़ कर आया था ए की तरह ऐसे 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 वो अपने दिमाग में बना लिया है कि ए ऐसे होता है, स्टार ऐसे होता है ना, तो ए से स्टार को जोड़ लिया है। ये सब चीज़ जो अपने दिमाग में बना लिया है वो तस्वीर जो बना लिया है अपने जहन में, वो इंदराज कहलाता है। क्या कहलाता है, इंदराज कहलाता है। अभी आपको अगर ए पढ़ कर आए हैं, अगर आपको इस तरीके से कोई ए बना कर दे, चलिए ए बना कर दे, ऐसे ही आपको ए बना कर दे दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है आपसे कि ये देखो ए है, ए है। आप कहेंगे अरे नहीं भाई ए तो ऐसे होता है, ये आपने उल्टा लिखा हुआ है। तुरंत आप कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपने तस्वीर अपने दिमाग में बसा रखी है कि किस तरीके से ए होता है ना, तो उसी को इंदराज कहते हैं। अब जब इसको पहचानना शुरू कर दे रहे हैं तो इसी को शनाख्त कहते हैं। और ये आपके दिमाग में रुक रहा है, आप भूल नहीं रहे हैं, तो इसी को कायम रखना कहते हैं। उसके बाद आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो इसको बाज़ियाफ्त कहते हैं। और अगर परमानेंट आप इसको अपने स्कीमा में बसा लेते हैं, यानी लंबे वक्त तक इसको याद रखते हैं, तो इसको याददाश्त कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है, डिटेल में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया गया है। मुताला की किस्में होती हैं, सरसरी मुताला, बगौर जायज़ा, बगौर मुताला कह सकते हो। सरसरी मुताला क्या होता है, सरसरी मुताला हम लोग ऐसे ऊपर से हेडिंग सिर्फ पढ़ लेते हैं और मकसद समझ जाते हैं कि अरे इसका मकसद क्या है, एक नज़र में ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं एक नज़र में, है ना। जैसे एग्ज़ाम से पहले खाली हम लोग हेडिंग मैराथन के चक्कर में पढ़ रहे थे कि मैराथन मिल जाए, मैराथन देख के हम लोग चले जाएं। क्यों मैराथन देखते हैं, क्योंकि हमको थ्योरी को दोहराना रहता है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको दोहराना रहता है, तो इसी वजह से हम लोग मैराथन देखते हैं लास्ट टाइम पर। तो यही क्या है, यही सरसरी मुताला है। बगौर जायज़ा यानी आपसे बोल दिया जाए ना कि ये इतना जो लिखा हुआ है इतने में से आप खोज के निकालिए कि ताल्लुक़ कहाँ लिखा हुआ है, खोजिए। तुरंत आप करेंगे, अरे आप ऐसे बोल दिया जाएगा आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप यहाँ पर खोज के निकालिए ताल्लुक़ कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे तुरंत ऐसे करेंगे, अरे ये ताल्लुक़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तुरंत आप देखकर बता देंगे। क्यों बताएंगे, अब ये क्या हो जाएगा, ये बगौर जायज़ा हो जाएगा। आप अपने मकसद के लिए, कोई तारीख खोजने के लिए, कोई निशान खोजने के लिए, कोई लफ्ज़, कोई अल्फाज, कुछ भी खोजने के लिए आप जो बगौर मुताला करते हैं, यानी वही एक वर्ड को, एक शब्द को, एक अल्फाज को केंद्र बनाकर जब कोई मुताला करते हैं तो फिर वो बगौर मुताला कहलाता है। उसके बाद क्या है, ये तो फ़र्क हो जाएगा उसमें। उमीक मुताला क्या होता है, उमीक मुताला का ताल्लुक़ मतन की गहराई के साथ मुताला करना है, यानी कोई चीज़ की बारीकियों पर आप ध्यान दे रहे हैं तो फिर वो उमीक मुताला हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वसी मुताला। वसी मुताला आपकी जो दरसी किताब है उसके अलावा अगर कोई नावल वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई गज़ल पढ़ रहे हैं, आप कोई नज़म पढ़ रहे हैं, है ना, कोई कुछ और पढ़ रहे हैं जिसमें कहानियाँ वानियाँ रहती हैं, कोई बुक्स है ना, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो वसी मुताला हो जाएगा। और ये सिर्फ क्या है, इसका लुत्फ़ लेने का इसका मतलब होता है, यानी आपका इसके पढ़ने का मतलब क्या होता है, लुत्फ़ आना। उसके बाद क्या है, बुलंद ख्वानी और ख़ामोश मुताला। बुलंद ख्वानी मुताला और ख़ामोश मुताला। बुलंद ख्वानी मुताला बताइए कब पढ़ाया जाता है। बुलंद ख्वानी मुताला जब छोटे बच्चे रहते हैं, यानी जो अलिफ में, अव्वल में, नर्सरी में, LKG में, UKG में रहते हैं बच्चे, उनको बोला जाता है भैया तुम तेज़ तेज़ से पढ़कर सुनाओ, तेज़ तेज़ से पढ़कर सुनाओ। तो वो क्या करते हैं, एकदम जी जान लगा देते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरीके से तेज़ तेज़ से पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और बच्चों के पास कितना इल्म है इसका मुअल्लिम को, जो टीचर रहते हैं उनको एहसास हो जाता है और फिर उस हिसाब से बच्चों को सिखाते हैं। यानी बच्चा अगर तेज़ पढ़ेगा तो वो जान जाएंगे ना, उस्ताद उसके जान जाएंगे कि बच्चे के अंदर कितना
कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो बुलंदख्वानी इसी वजह से कराई जा रही है। अगर बच्चे को सही नहीं पढ़ पा रहा है तो मुअल्लिम फिर उसको बताएंगे कि बाबू देखो ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, तो उसको क्या बोलेंगे, जो मुअल्लिम बुलंदख्वानी करेंगे उनको नमूने की बुलंदख्वानी कहेंगे, है ना। और जब फिर लड़का पढ़ेगा तो फिर लड़के की इनफरादी बुलंदख्वानी इसको कहेंगे। उसके बाद खामोश मुताला। खामोश मुताला कुछ नहीं है, सिर्फ नज़रों से पढ़ा जाता है। इसका मकसद सिर्फ तफ़हीम और लुत्फ़ का है, यानी समझ और मज़े का है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे, यहाँ तक कल की क्लास चली हुई थी। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आज की चीज़ों को देखते हैं। मुताला की तदरीस यानी पढ़ना सिखाने के तरीके। अब यहाँ से ये सब हम लोग देख लिए, पढ़ना क्या होता है, कितने तरह पढ़ना होता है और किस तरीके से हम लोग पढ़ाने का ढंग भी सिखा सकते हैं एक तरीके से, और अपने आप को भी ध्यान दे सकते हैं। अब देख लेते हैं मुताला की तदरीस यानी पढ़ने सिखाने के तरीके। ठीक है, मुताला की तदरीस यानी पढ़ना सिखाने के तरीके को देखने वाले हैं। आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ना सिखाएंगे। पढ़ने को एक शौक़ की शक्ल में फ़रोग़ दिए जाने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा है और बच्चे को ये बताइए कि पढ़ने से किक मिलती है ना, पढ़ना एक शौक़ है। जैसे वो एक शेर है ना कि वो वाला किताब वाला जो शेर था, अभी चलो ये याद आ जाएगा तो बता देंगे कि ये सदी रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, कुछ ऐसे ही शेर था, है ना। बच्चों के पढ़ने के लिए इजाफ़ी मवाद को वक्त की बर्बादी के बजाय एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई कुछ भी चीज़ पढ़ रहा है, आपका कोई ज़बान का क्लास है या कोई भी चीज़ है, अगर बच्चा आपने अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बच्चा कुछ और सब्जेक्ट निकाल कर पढ़ रहा है, तो आप मना भी मत कीजिए कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है। बच्चा अगर कोई भी चीज़ कहीं से भी पढ़ रहा है, खाली वो पढ़ रहा है, तो उसको उसका वसीला बनाना चाहिए। अच्छा, अगर बच्चे को ज़्यादा इंग्लिश में इंटरेस्ट है, वो ABCD पढ़ रहा है, आप उसको अलिफ बे पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए, ए जो आप उसको ऐसे सिखाइए कि जो आप इंग्लिश में ए पढ़ते हो ना बाबू, वो इसी को उर्दू में अलिफ कहते हैं, बी पढ़ते हो ना बे कहते हैं, सी पढ़ते हो ते कहते हैं। इस तरीके से उसको मिलाकर पढ़ाइए, तो उसको वसीला बनाइए। जो वो पढ़ना चाहता है वो उसको वसीला बनाइए। ये ना कहिए कि जो तुम पढ़ रहे हो वो बेकार है, बल्कि उसको वसीला बनाइए और अपनी चीज़ों को सिखाइए, है ना। पढ़ने के अमल में रटने के बजाय मानी और तफ़हीम पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। अब ये नहीं कहना है कि आपसे हो कि बच्चे को वो करके लेकर आओ, रट कर लेकर आओ। अगर आप अलिफ से बढ़िया तक पढ़ा दिए हो तो अब कल हम मुझे याद चाहिए, एकदम हर हाल में याद चाहिए, ये मत कीजिए। आप ये कीजिए कि ए से ए उर्दू में अलिफ रहता है और इंग्लिश में ए रहता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, छोटा आ कहते हैं, है ना। उसके बाद बी रहता है, फिर यहाँ पर बे रहता है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से जब बच्चे समझ कर पढ़ेंगे, उसके तफ़हीम, उसके मौजू को समझेंगे, तो आपको रटने पर तवज्जो नहीं देना है। पढ़ने के अमल में रटने के बजाय मानी और तफ़हीम पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। अगर लड़का मानी और समझ गया मौजू क्या है, उसको समझ में आ गया कि इनका मकसद क्या है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसका मकसद क्या है, तो अपने आप ही वो रटना शुरू कर देगा, यानी अपने आप ही उसको इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा अगर बच्चे को समझ में आने लगा है। अगर बच्चे कोई भी क्लास में अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उससे हमेशा वो दूर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही है। आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं बस वो एक बार बच्चे के समझ में आ जाए, उसके बाद उसको अपने आप ही इंटरेस्ट उसमें पैदा हो जाएगा। पढ़ना तभी दिलचस्प होता है, पढ़ना तभी दिलचस्प हो सकता है जबकि बच्चे को पढ़ी गई बात समझ में आए। बिल्कुल, पढ़ना तभी दिलचस्प होगा जब बच्चे को पढ़ी हुई बात समझ में आए। पढ़ना महज अलामात की डिकोडिंग तक महदूद ना हो, यानी आप अलामत को खाली डिकोड कर ले रहे हैं कि बे लिखा हुआ है, इंग्लिश में बी कहते हैं, है ना, और हिंदी में बा कहते हैं, तो ये क्या है, इस तक सिर्फ इतना ही ना रहे, डिकोडिंग तक ना रहे, डिकोडिंग तक महदूद ना रहे। याद रखिए, पढ़ने का मतलब अलामात की डिकोडिंग करना है ना, अलामात की डिकोडिंग करना नहीं है, बल्कि असल मकसद तफ़हीम और अख़ज़मानी है। यानी कोई चीज़ कुछ लिखा हुआ हो उसको देखिए, उसके बाद उससे अपनी मानी को समझिए, अपने मानी को अख़ज़ कीजिए कि उसके पीछे का कारण क्या है, क्या किस लिए लिखा है और क्या बातें इसमें कही जा रही हैं, है ना। सिर्फ डिकोडिंग मत समझ कह लीजिए कि हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में बना दे रहे हैं, बस क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक चीज़, दिस इज़
ए बुक, चलो बुक है ना, तो आपको सिर्फ डिकोडिंग आती है। दिस मीन्स आप क्या कह लिए आप हिंदी में इसको ये कह लिए, इंग्लिश में इस मीन्स है कह लिए, ए मीन्स एक कह लिए और बुक मीन्स किताब कह लिए। ठीक है, अब ये आपको आ गया डिकोडिंग का ढंग, यानी आप मीनिंग को तो जान रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ये है एक किताब, ऐसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्यों, ये एक किताब है ना, ये आपका बाद में आएगा। तो ये क्या हो गया, आप उसका मतलब समझिए, उसके कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ आप पढ़ाना चाहते हैं उसमें जो लेखक ने जो संदेश दिया है उसको आपको बच्चे तक पहुंचाना है। ठीक है, पढ़ना सिखाने के मुख्तलिफ तरीक़ों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो पढ़ना आप सिखा रहे हैं उसको 2 तरीक़ों में बांटा जा सकता है। कौन कौन तरीक़ों में बांटा जा सकता है, पहला तरकीबी तरीका जो कि जुज़ से कुल की तरफ जाता है, यानी इसको पार्ट से होल की तरफ कहते हैं, पार्ट से होल की तरफ कहते हैं। और दूसरा तहलीली तरीका जो कि कुल से जुज़ की तरफ आता है, यानी होल से पार्ट की तरफ आता है। कहाँ से, होल की पार्ट की तरफ आता है। आपको पार्ट टू होल और होल टू पार्ट समझा दिया गया था, एक बार ऐसे समझ लीजिए। जैसे देखिए कोई चीज़ है, कोई आप कहानी बता रहे हैं, है ना, कोई कहानी बता रहे हैं, कोई लेसन पढ़ाने वाले हैं आप, और लेसन में कोई कहानी है, यानी कोई सबक पढ़ाने वाले उसमें कहानी है। तो आप क्या कीजिए, पहले पूरी कहानी बता लीजिए, ये सब पूरी कहानी बच्चों को बता लीजिए। बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, आप पूरी कहानी उनको बता लीजिए, पूरी कहानी आप बता लीजिए कि देखिए क्या क्या कहानी इसमें क्या क्या है। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, ये पूरे से, यानी जो आपने किया है ये काम, ये पूरे से पहले पूरा आप ऐसे ही बता दिए कहानी की तरह। उसके बाद छोटे छोटे की तरफ लेकर आना, फिर एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं, एक एक लाइन को फिर पढ़ा रहे हैं कि देखो कहानी में ऐसे ऐसे हुआ था, है ना। लेकिन पहले क्या किए, पहले पूरी कहानी बता लिए हैं, है ना, उसके बाद लेकर आए हैं। उसके बाद ये जो, और इसी का उल्टा कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, तहलीली तरीका जो कि कुल से जुज़ की तरफ हो जाता है। अब देख लेते हैं कुल से जुज़ की तरफ। तो कुल से जुज़ की तरफ ये वाला रहेगा, कुल से जुज़ की तरफ तहलीली तरीका, और तकरीबी तरीका क्या हो जाएगा, जुज़ से कुल की तरफ। अब जुज़ क्या होता है और कुल क्या होता है, जुज़ से कुल की तरफ, इसी को उल्टा कर लीजिए कि कोई भी चीज़ आप छोटी छोटी पहले बता दे रहे हैं, कोई हेडिंग बता दे रहे हैं, है ना, आप बोल दे रहे हैं कि SST के अगर टीचर हैं आप, SST के टीचर हैं, SST आप पढ़ा रहे हैं तो एक एक हेडिंग पहले बता दिए, एक एक लाइन को पहले बता दिए, एक एक लाइन से एक एक लाइन मतलब एक एक जो तारीख हैं उनको बता दिए, ऐसे ऐसे करके बता दिए। उसके बाद क्या किए, फिर इस तारीख के ऊपर पूरी कहानी, पूरी दास्तान को लेकर आए। तो फिर ये क्या है, छोटे जुज़ से कंप्लीट की तरफ लेकर आए हैं। छोटे छोटे जुज़ बताने के बाद आप कंप्लीट की तरफ लेकर आए हैं। लेकिन अगर पूरी कहानी बताने के बाद फिर एक एक चीज़ को लेकर आएंगे, पूरी कहानी हमने बता ली है, पूरी कहानी ऐसे बच्चों को बता ली है, अब बच्चों को एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं अपने कहानी से, एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं अपनी कहानी से। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये कुल से जुज़ की तरफ हो जाएगा, यानी होल से पार्ट की तरफ हो जाएगा। होल मीन्स होता है पूरा और पार्ट मीन्स होता है छोटा छोटा जो भाग, है ना। तो होल से पार्ट की तरफ आ जाएगा, यानी कुल से जुज़ की तरफ आ जाएगा। अब यही अगर हम लोग एक एक चीज़ थोड़ा छोटी छोटी पॉइंट बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर कहानी बताएंगे, पूरी कहानी। अब एक डेट की तरफ उसको बता दिए कि एक डेट है 1947, एक बता दिए 1857 बता दिए। अब बच्चे आप बता दिया कि देखिए ये सब हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम डेट है, तो बच्चे सोचने लगेंगे कि अरे ये क्या है। अब इनको बताएंगे कि 1857 में हिंदुस्तान के लिए पहली जंग अज़ीम हुई थी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, लेकिन इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को क्या बोलते हैं जीत नहीं हुई थी, और बल्कि अंग्रेज़ और हम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिए थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, और ये हमारे लिए इसी वजह से 15 अगस्त मनाया जाता है। तो आप एक एक चीज़ पहले बता दिए, पहले मेन पॉइंट बता दिए हैं, आप जुज़ बता दिए हैं, उसके बाद कुल की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, होल, इसी को क्या बोलते हैं, तो पार्ट टू होल लेकर आएंगे आप। जबकि अगर पहले कहानी बता देंगे, बाद में पार्ट बताएंगे, बाद में एक एक लाइन बताएंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कुल से जुज़ की तरफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं तकरीबी तरीका, यानी सिंथेटिकल मेथड। अब देख लेते हैं तरकीबी तरीका में क्या है। तरकीबी तरीका, इसके तहत तलबा सबसे पहले, इसके तहत तलबा जो होते हैं वो सबसे पहले हरूफ तहज्जी की आवाज़ों, फिर हरूफ तहज्जी की शक्लों, हरूफ तहज्जी की तहरीरी शक्ल, उसके बाद हरूफ शनासी के बाद हरूफ की मदद से लफ्ज़, अल्फाज की मदद से जुमले, और फिर जुमले की मदद से एक
इक़्तिबास और कहानियाँ बनानी सीखते हैं। ये तरीका सीखने का क्या कहलाता है? ऊपर अंदाज़े नज़र बॉटम टू अप्रोच कहलाता है। यानी ऊपर से नीचे कह सकते हो कि ऊपर से क्या कहलाता है? ये तरीका, ये सीखने का तरीका क्या कहलाता है? ऊपर अंदाज़े नज़र कहलाता है और इसी को ऊपर से नीचे की भी तरह कहा जा सकता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा? तरकीबी तरीका जो है, तरकीबी तरीका में क्या होता है ये हमने देखा। ये वाले में ये मुताला की तदरीस के दो तरीक़ों में बांटा है गया है, यानी कुल से जुज़ की तरफ और जुज़ से कुल की तरफ, ये हम बांटे हुए हैं। अब देख लेते हैं कुछ और तरीके हैं। इसके तहत तलबा सबसे पहले हरूफ तहज्जी की आवाज़ों, मतलब हरूफ तहज्जी अलिफ बे जीम चे ये सब पढ़ता है ना। इसके तहत फिर क्या होता है? फिर हरफ तहज्जी यानी हरूफ तहज्जी की तहरीरी शक्ल जो वो लिखा है फिर वो जानता है ना। पहले वो अलिफ बे पे ऐसे पढ़ता है, लेकिन फिर वो लिखने की शक्ल को जानता है, किस तरीके से लिखा जाता है। फिर हरूफ शनासी के बाद, हरूफ की पहचान के बाद फिर वो क्या करेगा? हरूफ की मदद से लफ्ज़ बनाना शुरू करेगा। जैसे जीम आलिम मादा पढ़ा और जीम पढ़ा, तो फिर वो क्या बनाएगा? आलिम मादा और जीम आज, है ना, आज ऐसे बनाने लेगा। तो वो क्या करता है? लफ्ज़ बनाना शुरू करता है और फिर जब आज बना लिया है तो फिर अल्फाज की मदद से फिर क्या करता है? वो कई अल्फाज बना लिया, कई लफ्ज़ बना लिया, तो फिर अल्फाज की मदद से फिर वो क्या करेगा? वो जुमले की तरफ आएगा। जैसे आज, उसके बाद ते काफ मिलाकर वो तक बना लिया, आज तक, है ना, ऐसे बना लिया वो। तो फिर वो क्या करता है? जुमलों बना लेता है और फिर जुमलों की मदद से फिर पूरा इक्तिसाब या इक़्तिबास और फिर कहानियाँ बनानी शुरू कर देता है इस तरीके से। यानी कुछ भी फिर पूरा अपना आप मजमून कहें लिखने के लिए पूरा मजमून वो छाप कर रख देगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? इसको बॉटम टू अप्रोच कहेंगे। ठीक है, ऊपर अंदाज़े नज़र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऊपर अंदाज़े नज़र इसको बोलते हैं, इस तरीके को। अब उसके बाद देख लेते हैं। इसके तहत सबसे पहले तलबा को हरूफ तहज्जी यानी सूत की आवाज़ें, उनकी तहरीरी शक्ल की शनाख्त, हरूफ की मदद से लफ्ज़ बनाना और लफ्ज़ से फ़ुकरा और फ़ुकरा से जुमलों और इक़्तिबासात की मदद मश्क कराई जाती है। इस तरीके के तहत सूती और हरूफ तहज्जी का तरीका बाज़ जदीद माहिरीन तालीम इस तरीके को गैर नफ्सियाती तरीका, गैर साइंसी तरीका मानते हैं। बच्चे पर दबाव डालने वाला ये तरीका ऐसा मानते हैं। उसके बाद रटने पर ज़ोर देने वाला मानी के बजाय डिकोडिंग पर ज़ोर देने वाला मानते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा ही इसको मानते हैं कि ये बच्चों पर ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, बच्चों पर जोर दिया जा रहा है और ये रट्टा मरवाया जा रहा है। यानी बच्चे को हम लोग जब पहले सिखाएंगे अलिफ बे पे ते ऐसे सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा पहले बोलना सीखेगा, फिर पेंसिल पकड़ेगा, लिखना सीखेगा। लिखने के बाद फिर जब ये पहचान जाएगा हरूफ तहज्जी कैसे लिखा जाता है तो फिर क्या करेगा? वो लफ्ज़ बनाना सीखेगा। कई लफ्ज़ बनाना सीख जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? जुमले बनाना सीखेगा और जुमले से फिर वो मज़मून वगैरह लिखना सीख लेगा। लेकिन कुछ ऐसे माहिरीन हैं जो इसको क्या बोलते हैं कि हम ज़बरदस्ती रटवाते हैं बच्चे को। रटवाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ पर बच्चे को समझा कर पढ़ाना है, रटवाना नहीं है। तो कुछ माहिर तालीम इसको क्या बोलते हैं? इसको गलत बोलते हैं कि ये गैर नफ्सियाती है, गैर साइंसी है, बच्चे पर दबाव डालने वाला, रटने पर ज़ोर देने वाला, मानी के बजाय डिकोडिंग पर ज़ोर देने वाला इसको मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जबकि इस तरीके के हामियों का कहना है, ये जो तरीका है यानी जो अलिफ बे से शुरू कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर अल्फाज याद करवा रहे हैं, जबकि जो इसके हामी हैं यानी जिसके अकॉर्डिंग ये सही है, तो उनका कहना है कि तरकीबी बुनियाद पर बच्चा मुनज़्ज़म तरीके से कम वक्त में पढ़ना सीख जाता है। यानी बच्चा कम वक्त में अच्छी तरह से ये सीख जाएगा। अगर हम उसको डायरेक्ट जुमला बनाना सिखाना शुरू करेंगे ना तो बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब भी वो सीख नहीं पाएगा। इस तरीके से अगर जब तक उसको बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तब तक कहाँ से जान पाएगा वो। जैसे आपको पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में बेसिक मजबूत किया गया था सीटेट की, अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो जाकर आप देख सकते हैं। तो बेसिक जब तक मजबूत नहीं रहेगा फिर आप ये थोड़ी समझ पाएंगे, है ना। तो और किसी किस्म की कन्फ्यूज़न बच्चे में नहीं होता है। जब वो बेसिक उसका मजबूत हो जाता है तो फिर उसकी कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होती है। तरकीबी तरीके की तरकीब है आवाज़, यानी जो ये तरकीबी तरीका है इसकी क्या तरकीब है? आवाज़ पहले निकालना, फिर हर्फ पहचानना, हिज्जे लगाना, लफ्ज़ बनाना, फिर जुमला बनाना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि तरकीबी तरीका क्या होता है। तरकीबी तरीका जो हम लोग
अभी तक पढ़ते हुए आए हुए हैं अपने स्कूल में, यानी आप जब छोटे बच्चे थे तब भी आप इसी तरीके से पढ़े हैं, आवाज़ निकाले हैं। क्योंकि अब ये तरीका हो सकता है किसी स्कूल में ना चल रहा हो या कोई ना इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन अभी भी हर जगह ऑलमोस्ट यही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले हम लोग आवाज़ निकाले थे, उसके बाद हर्फ पढ़े थे, हिज्जा लगाए थे, लफ्ज़ पढ़े थे और जुमला पढ़े थे। ये तरकीबी तरीका हो गया है और यही बेहतर तरीका माना जाता है। बाकी तहलीली तरीका को भी देख लेते हैं। तहलीली तरीका क्या होता है? तहलीली तरीका को इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल या फिर और होल लैंग्वेज मेथड, शायद होल लैंग्वेज मेथड कहते हैं। हाँ, आई थिंक होल लैंग्वेज मेथड। ये तरीका कुल से जुज़ की तरफ होता है, यानी ये तरीका कुल से जुज़ की तरफ होता है। यानी ये जो हम यहाँ पर देखें, तकरीबी तरीके को देख लिए हैं, है ना, तकरीबी तरीका को देख लिए। अब हम लोग तहरीरी तरीका को देख लेते हैं, यानी जो यहाँ से पढ़े हुए थे जुज़ से कुल की तरफ और फिर कुल से जुज़ की तरफ, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तहरीरी तरीका को देख लिया और फिर तकरीबी तरीका को देख लिया, अब तहलीली तरीका को देखने वाले हैं। तहलीली तरीका बच्चे की नफ्सियात के लिहाज से साइंसी हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। ये क्या होता है, ये बच्चे की नफ्सियात के लिहाज से साइंसी और हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, जबकि वो वाला साइंसी और हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखता है जो तरकीबी तरीका है ना। बच्चे के साबिक़ा तजर्बात को मद्देनज़र रखकर तदरीसी और आमोदशी अमल को मुनज़्ज़म करता है ना। उसके बाद अगर आप तवज्जो दे तो पाएंगे कि बच्चे के लिए हरूफ तहज्जी मुजर्रद अशिया है, वो बामानी भी नहीं होते, जबकि बेशतर अल्फाज और जुमलों में ठोस या मकरून होने की गुंजाइश होती है, जिसे तालिब इल्म ने हकीकी ज़िंदगी में महसूस किया होता है। लिहाजा तहलीली तरीका मालूम से नामालूम की तरफ, कुल से जुज़ की तरफ चलने की हिदायत देता है। यानी मौलिम इस तरीके में बच्चे को सामने कोई कहानी का किस्सा रखता है, फिर उसमें क्या करता है, उसमें किसी जुमले का इंतखाब किया जाता है, जुमले के फ़करों के अल्फाज में और अल्फाज से हरूफ में तोड़ यानी तहलील करके बच्चों के सामने रखा जाता है। इस तरीके के तहत तहलील के लिए जब बच्चे को लेकर उसे हरूफ में बांटा जाता है तो वो लफ्ज़ वारी तरीका कहलाता है। इस तरह को अगर तहलील के लिए जुमला लिया जाता है तो जुमला वारी तरीका अगर पूरी कहानी ले ली जाए, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है। इस तरह को अगर तहलील के लिए जुमला लिया जाता है तो जुमला वारी तरीका, हाँ यहाँ पर डैश रहना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर डैश रहना चाहिए। तो क्या है, अगर इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इसे हरूफ में बांटा जाता है तो ये लफ्ज़ वारी तरीका कहलाता है। और इसको अगर तहलील के लिए जुमला लिया जाता है तो फिर जुमला वारी तरीका कहला जाता है, और अगर पूरी कहानी ले ली जाती है तो किस्सा वारी तरीका इसको कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं कि तरकीबी तरीका और तहरीरी तरीका में क्या फ़र्क होता है। तो तरकीबी तरीका क्या है? तरकीबी तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कहते हैं, है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, ऊपर से अंदाज़े नज़र भी बोलते हैं, बॉटम टू अप्रोच। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इस तरीके में पहले हम लोग क्या सीखते हैं, पहले ये सीखते हैं कि हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, हकीकी ज़िंदगी से ये ताल्लुक़ नहीं रखता है और नफ्सियात से लिहाज से साइंसी नहीं है। कौन वाला? ये वाले की बात कर रहे हैं, तरकीबी की बात कर रहे हैं। और तरकीबी में क्या होता है, पहले हम लोग एक एक चीज़ सीखते हैं, पहले पार्ट सीखते हैं, पार्ट से ये क्या करता है, पार्ट से होल जाता है ना, पार्ट सीखते हैं, एक एक पार्ट सीखते हैं, छोटा छोटा पार्ट सीखते हैं, जैसे अलिफ बे पे ते से जीम चे, ये सब सीखते हैं। उसके बाद ये लोगों को मिलाना सीखते हैं, जब ये मिलाकर एक अल्फाज एक लफ्ज़ बन जाता है तो फिर कई लफ्ज़ ऐसे ऐसे बना देते हैं, फिर उन अल्फाज से हम जुमले बनाने शुरू कर देते हैं, और जुमले से फिर अगर हम मज़मून वगैरह लिखेंगे तो फिर हम मज़मून वगैरह भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो फिर यह क्या है, तरकीबी तरीका, और यही चीज़ आम तौर से लोग पढ़कर आए हुए हैं। उसके बाद तहलीली तरीका में क्या कहा जाता है, तहलीली तरीका में ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको वह उस तरह से पढ़ाया जाए, रटवाया जाए, ये सब रटवाने का काम है, इससे बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है, बल्कि बच्चे को क्या किया जाए, बच्चे को पहले एक कहानी बता दी जाए, बच्चे को कहानी बताने के बाद उसमें से जुमलों का इंतखाब किया जाए, कोई जुमला चुना जाए, जो चीज़ उसको बताई गई है उसमें से कोई जुमला उसको चुना जाए, उसके लिए चुना जाए, और फिर जुमलों से फ़करों को अल्फाज में और अल्फाज को हरूफ में यानी फिर तोड़ा जाए। जैसे जुमला ले लिया गया, जुमले को फिर क्या बनाया जाए, एक एक अल्फाज बना दिया जाए, है ना, अल्फाज बना दिया जाए। अब अल्फाज
से कहा जाए कि आपको लफ्ज़ अलग करना है, एक एक लफ्ज़ को अलग कीजिए। अब लफ्ज़ जब अलग हो जाएगा, एक एक लफ्ज़ अलग हो जाएगा, एक लफ्ज़ इधर एक लफ्ज़ इधर लिख दे रहा है। अब लफ्ज़ से आप क्या बनाएं, हर्फ बनाइए। जैसे लफ्ज़ से मिलकर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, अब बच्चों को अलग कर ले रहे हैं, एक जगह अलग से लिख रहे हैं बच्चों। अब इसको हर्फ बनाना है, बे, चे, वाव और नुगुन्ना, ये हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बताया जा रहा है, ये तरीके से बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। और अगर तहलील की इस तरीक़ा के तहत तहलील के लिए जब लफ्ज़ को लिया जाता है, यानी लफ्ज़ जो अभी बच्चों लिए थे, लफ्ज़ को लिया जाता है, तो फिर यो जैसे बता रहे हैं उनको, बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चा कैसे लिखा जाएगा। बच्चा लेकर उसको लफ्ज़ अगर ले रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये जब लफ्ज़ को लेकर इसे हरूफ में बांटा जाता है तो वो लफ्ज़वारी तरीका हो जाता है। यही तरीका जो हम होल से सिखा रहे हैं, होल से पार्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं तहलीली तरीका को, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये फिर कहलाएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को पहले बता देते हैं बच्चा कैसे लिखा जाता है, उसके बाद फिर बेचे लेकर आएंगे। तो फिर इसको, इस तरीके को क्या बोलते हैं, लफ्ज़ वाली तरीका बोलते हैं। और अगर तहरीर के लिए जुमला लिया जाए तो जुमला वाली तरीका बोलते हैं, और पूरी कहानी अगर ले ली जाए तो किस्सा वाली तरीका भी इसी को बोलते हैं, जो तहलीली तरीका है, ये ध्यान रखिएगा। ज़बान के तदरीस में ये तरीका ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, और वो वाला तरीका नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ अंदाज़े नज़र होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच के नाम से। और कुल ज़बान का यानी ये यानी नज़रिया, कुल ज़बान का नज़रिया यानी होल लैंग्वेज अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। जो कुल ज़बान का नज़रिया है वो होल लैंग्वेज अप्रोच के नाम से जाना जाता है, और टॉप टू बॉटम। उम्मीद है अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो इतना जान लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी बीच में। देखिए यहाँ से देख लीजिए एक बार, मुतालिया के आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि तरकीबी तरीका, और दूसरा तरीका होता है तहलीली तरीका। अब तरकीबी तरीका में क्या होता है, तरकीबी तरीका में ये होता है कि बच्चे को आप छोटी छोटी चीज़ पहले पढ़ा दें, छोटी छोटी चीज़ पहले पढ़ा दें, अलिफ बे पहले याद करवा दें, उसके बाद अलिफ बे पे, यहाँ पर समझ ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ पहले अलिफ बे पे ऐसे याद करवा दें। उसके बाद फिर क्या करें, इन लोगों को मिलाना शुरू करवाएं, या अलिफ बे मिलकर अब, है ना, पे अले दप्पा, इस तरीके से करवाएं। उसके बाद फिर जब वो पे अले दप्पा जान जाएं तो फिर वो नू ये देर नी भी सिखाइए उसको। हाँ, पे अले दप्पा वो जान गया है, अब नू और ये को मिलाकर क्या बन जाएगा, तो बोलेगा अरे ये तो पानी बन गया। इस तरीके से ये तरकीबी तरीका है। इसको क्या बोलते हैं, जुज़ से कुल की तरफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जुज़ से, हम लोग जुज़ से कुल की तरफ आ रहे हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, जुज़ से कुल की तरफ। यानी पार्ट से, जुज़ मिस होता है पार्ट से होल की तरफ आ रहे हैं। और ये कौन सा तरीका हो जाएगा, ये तरकीबी तरीका हो जाएगा। कौन सा, तरकीबी तरीका हो जाएगा। अब इसी में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में अब बच्चे को सिखाना चाहते हैं हम लोग कि लिख दिए हुए हम लोग इंडिया, अलिफ नू डाल ये इंडिया ऐसे करके लिख दे रहे हैं, है ना, इंडिया लिख दिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये लिख दे रहे हैं भारत लिख दे रहे हैं, चलिए भारत, है ना, भारत लिख दिए। अब भारत में बच्चे को क्या कहेंगे, भारत एक लफ्ज़ ले लिए हम लोग एक लफ्ज़ उठा लिए हैं बच्चे को। अब फिर क्या कहेंगे इनसे, बच्चे को क्या कह रहे हैं इनसे सीखने के लिए, जो हमारा तहलीली तरीका बोल रहा है, तहलीली तरीका बोल रहा है कि आप ये लफ्ज़ ले लीजिए। अब लफ्ज़ लेने के बाद आप क्या कीजिए, बच्चे से कहिए कि इसमें से हरूफ को अलग करें, जितने भी हरूफ हैं। जैसे बे हर्फ है एक, और हे हो गया, अलिफ हो गया, रे हो गया, ते हो गया। अब इस तरीके से अगर सिखाएंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख जाएंगे, ऐसा तहलीली तरीका कहता है। अब ये जो तरीका है, अगर एक हर्फ ले रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हरूफ हम लोग अलग किए हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लफ्ज़वारी तरीका, लफ्ज़वारी तरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लफ्ज़वारी तरीका। अगर पूरा एक जुमला ले रहे हैं, है ना, एक जुमला ले रहे हैं, जैसे हमने देख लिया कि अब बच्चों से हम बोल दे रहे हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं।
अब ये कह दीजिए। अब इनको कहिए हे अलग कीजिए, इनमें से जितने हरूफ हैं सबको अलग कीजिए। तो हे अलग करेगा, मीम अलग करेगा, बे अलग करेगा, हे अलग करेगा, अलिफ रे ते मीम ये नुगुन्ना रे हे बड़िए और हे ये नुगुन्ना, अब वो पूरा अलग करेगा। तब इस तरीके को आप क्या बोलेंगे, ये भी तहलीली तरीका ही है, लेकिन हमने पूरा जुमला लिया है तो जुमला वारी तरीका हो जाएगा। अगर पूरी कहानी उसको दे रहे हैं और पूरी कहानी से बोल दे रहे हैं कि आप एक एक चीज़ को अलग कीजिए, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो फिर किस्सा वारी तरीका कहलाएगा। और इसमें क्या है, यही तरीका हम लोग सीख कर आए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और वो ये वाले में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं एक कुल ज़बान का तरीका। कुल ज़बान का तरीका, स्कूलों में पढ़ने की इब्तिदा अक्सर हुरूफ तहज्जी को रटवा कर की जाती है ना। जो अभी अभी आपको बता दिया गया है, जो यहाँ पर बताया गया है कुल ज़बान का तरीका, यही कुल ज़बान का तरीका कहाँ बताए थे, हाँ ये जो कुल ज़बान का तरीका है, यानी पूरा होल लैंग्वेज अप्रोच जिसको बोलते हैं, तो यही चीज़ इसमें थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है। बाकी आप अगर इसको चाहें तो देख सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, खाली डिटेल में दिया गया है तरकीबी तरीका। कुल ज़बान का तरीका, ठीक है। स्कूलों में पढ़ने की इब्तिदा अक्सर हुरूफ तहज्जी को रटवा कर की जाती है, तो यहीं से बच्चे की तालीम में अदम दिलचस्पी की शुरुआत होती है। पर्दे का अमल बामानी होना चाहिए। अलिफ से अंगूर, बे से बंदूक बच्चे के लिए कोई ख़ास मानी नहीं रखती। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, कोई ख़ास मानी नहीं रखती। हम बच्चे को अलिफ से सिखाना चाहते हैं और बच्चे की तवज्जो अंगूर की जानिब होती है। हम बच्चे को क्या कहना चाहते हैं, हम लोग को अलिफ सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाती है, बच्चे की तवज्जो अंगूर की जानिब होती है, क्योंकि अलिफ के मुकाबले उसे अंगूर ज़्यादा बामानी नज़र आता है। अलिफ पढ़ाएंगे अलिफ से अंगूर, तो बच्चा क्या कहेगा, अंगूर ज़्यादा उसको समझ में आएगा, अलिफ कम समझ में आएगा। पढ़ाना सिखाने की शुरुआत बामानी होनी चाहिए। उन्हें आप किस्सा कहानियाँ सुनाकर, नज़में और गीत गाकर ज़बान की तईं राग़िब कर सकते हैं। मोटे मोटे हरूफ को बड़ी बड़ी किताबें बनाकर, जिनमें तस्वीर भी भरपूर हों, बच्चों के सामने पढ़िए, खूब पढ़िए। इस अंदाज से पढ़िए कि बच्चा सोचने को मजबूर हो जाए कि ये पढ़ना तो बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद इसे सीखना तो बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, कोई किस्सा कहानी नज़्म महज एक बार पढ़ने के लिए नहीं होती है। आप कहानी की एक किताब को मुख्तलिफ मौके पर 10 बार सुनाइए, 20 बार सुनाइए। यकीन मानिए कि बच्चा जब तक ये ना कह दे कि भाई अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें पढ़ने में, तब तक उसको पढ़ाया करिए। बच्चा एक ना एक दिन खुद अंदाजे से उंगली रख कर पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन मवाद का दिलचस्प होना ज़रूरी है। यानी आप जो जिस मवाद को लेकर आए हैं पढ़ाने के लिए, उसका दिलचस्प होना ज़रूरी है। प्रिंटिंग विंटिंग बढ़िया रहनी चाहिए। उसके बाद बच्चा अल्फाज की आवाज़ों पर गौर करके अंदाजे से पढ़ना सीख जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है ना, जो हम लोग अलिफ से अंगूर पढ़ा रहे हैं ना, तो इस तरीके से ना रहे, कुछ ऐसा कीजिए ना कि कुछ तस्वीर वगैरह रहे किताब में, है ना, बंदर वंदर, बड़े बड़े बंदर बने रहें। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा कि बच्चे देख कर सीखेंगे। खाने के चक्कर में या फिर ऐसे चक्कर में नहीं रहेंगे कि इधर अलिफ को हल्का कर दे रहे हैं, अंगूर के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। जबकि आपको अलिफ को ध्यान देना है, अंगूर को ध्यान नहीं दिवाना है। आपको इस तरीके से मवाद का इस्तेमाल करना है। अब पढ़ने में नाकामी की वजूहत ये आपके काम की है, वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं था। पढ़ने में नाकामी की वजूहात क्या क्या हैं। पढ़ना, जो कि हुसूल तालीम में एक बुनियादी अमल है, अक्सर बच्चे इस महारत से महरूम रह जाते हैं। पढ़ना जो कि हुसूल तालीम में एक बुनियादी अमल है, अक्सर बच्चे इस महारत में महरूम रह जाते हैं। क्यों महरूम रह जाते हैं, और ये महरूमी दीगर हलकों में उनकी हुसूलियाबियों को मुतासिर करती है, दीगर मतलब और आगे बढ़ाती है कि वो पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं ये देख लेती है। ऐसे बच्चे स्कूल के मज़ीद मनाजिल तय नहीं कर पाते और ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब ये कैसे बच्चे रहते हैं, किस तरीके से, आगे देखते हैं। बच्चे पढ़ने में नाकाम क्यों होते हैं, इसकी बुनियादी वजूहात दर्ज झेल हैं। मतलब बच्चे नाकाम होंगे पढ़ने में और ये सब चीज़ें करेंगे, यानी जो अभी पढ़ने जा रहे हैं दर्ज झेल हैं, तो ये सब करेंगे और फिर बच्चे एक दिन ऐसा आएगा कि वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, स्कूल को छोड़कर जाकर काम धाम करेंगे। क्यों, ये हमको ऐसा क्यों नहीं, किस तरीके से बच्चों को तदरीस देनी है कि बच्चे भागें ना स्कूल से, बल्कि उनको पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो। ऐसा किस तरीके से कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे ऐसा ना हो। असातिज़ा में पेशा वाराना तरबियत और उसके इत्ला को फुकदान पाया जाए।
जाता है। तो असातिज़ा में पेशा वाराना जो उसका पेशा है, यानी उस्ताद हैं, उस्ताद का पेशा उस्ताद है, लेकिन अगर उर्दू के उस्ताद हैं तो ये जान लीजिए कि उनको उस पर तदरीस आनी चाहिए, ज़रूरी उनको कम्प्लीटली उर्दू के टीचर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उर्दू के टीचर हैं और आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप पूरी तरीके से उस पर काबिज नहीं हो पाएंगे ना बच्चों पर, कि आप अपने आप को रख ही नहीं पाएंगे अपनी बातों को। तो ऐसे असातिज़ा बच्चों की तजस्सुस और उनके सवालात को कोई अहमियत नहीं देते हैं, जो ये है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे असातिज़ा बच्चों की तजस्सुस और उनके सवालात को कोई अहमियत नहीं देते हैं, और उनका ज़्यादातर वक्त बच्चों की खामोश कराने और जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करने में ज़ाय हो जाता है। ऐसे असातिज़ा अक्सर बच्चों की गलतियाँ तलाश करते रहते हैं, जो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाते कि गलतियाँ आमोदिश का हिस्सा हैं। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं और ये गलतियाँ मौल्लिम के लिए फ़ीडबैक का काम करती हैं। एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप हिंदी के टीचर हैं, आप उर्दू अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है। आपको कम्प्लीटली हिंदी आनी ही चाहिए। अगर हिंदी के टीचर हैं हिंदी आनी चाहिए, उर्दू के टीचर उर्दू आनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना माहौल बना दें कि बच्चे करके सीखें, और जो बच्चे के अंदर गलतियां हो रही हैं वो आप स्वीकार करें, आप एक्सेप्ट करें कि बच्चे करके ही सीखेंगे और बच्चे गलतियां करके ही सीखेंगे। ये नहीं कि आप उनकी खामियां ढूंढते लग जाएं कि वो चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, ये आपके अंदर खामी है। अगर बच्चे चिल्ला रहे हैं आपके क्लास में, तो यह आपके अंदर खामी है, ठीक है। तो असातिज़ा में पेशा वाराना तरबियत और उसके इतलाक़ का फक़दान पाया जाता है। ऐसे असातिज़ा बच्चों को तजस्सुस, उनके सवालात को कोई अहमियत नहीं देते हैं, जबकि आपको अहमियत देनी है। और आप अहमियत कब देंगे? जब जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उस पर आप पूरी तरीके से कुदरत हासिल रखेंगे तब। दरसी किताब में ऐसी सरगर्मियों की कमी पाई जाती है जो बच्चे में पढ़ने की तई रुग़बत पैदा करने वाली हों। पसमानदा तबका बिलखुसूस पहली नस्ल के तालिब इल्म अपने आप को जमाअत में काबिल कबूल नहीं समझते। इसके बाद वो ख़ुद को किताबों से नहीं जोड़ पाते और इस सिलसिले में पढ़ने से महरूम रह जाते हैं। अब देखो, जो दरसी किताब होनी चाहिए ना, वो आपको इस तरीके से रहनी चाहिए। आपकी दरसी किताब, बच्चों की दरसी किताब इस तरीके से रहनी चाहिए कि बच्चे उसको समाज से जोड़ने का काम करें, है ना, कि उनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं आगे पीछे, घर बार, सब उससे जुड़ा हुआ हो। अगर घर से या किताब उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई नहीं रहेगी तो ये जान लीजिए कि वो उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़ आपको अपने अंदर लाना है कि बच्चे फ़रोग़ देने वाले तरीके कुछ हैं, पढ़ने के फ़रोग़ देने वाले तरीके। कमरे जमात में, एक मिनट, कमरे जमात में प्रिंट का माहौल, ठीक है, प्रिंट का माहौल। कमरे जमात में प्रिंट जान रहे हैं ना आप लोग, प्रिंट, ये वाला प्रिंटर जिसको बोलते हैं ना, जो छपाई जो करते हैं, प्रिंट वाला, तो वही प्रिंट का माहौल कायम करें। मुख्तलिफ़ आवाज़ों की चार्ट लगाएं, इशारात का इस्तेमाल और ड्रामाकारी का इस्तेमाल, मवाद बच्चों को दिलचस्पी और सतह के मुताबिक। यानी देखो, अगर जैसे बच्चों को ABCD पढ़ानी है ना, तो यहाँ पर ऐसे पेड़ बनवा दीजिए, ऐसे पेड़ बना दीजिए और एक पेड़ की एक शाख पर लिख दीजिए A, ऐसे करके B, C, है ना, D। तो ये सब बच्चे जब आएंगे, देखेंगे, इत्फाल में रहेंगे या नर्सरी में रहेंगे, LKG में, UKG में रहेंगे, बच्चे जब देखेंगे ना तो उनको ABCD बिना कहे याद हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट का माहौल पा रहे हैं, उनके आसपास चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं, तो वो अपने आप ही सीख जाते हैं। मौल्लिम तलबा के तजर्बात को तहरीर कर ले और फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए, है ना। मौल्लिम जो है तलबा के तजर्बात को तहरीर कर ले, यानी उनके तजर्बात क्या हैं, है ना, उनको तहरीर कर ले और फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए। जिन अल्फाज और जुमलों से तलबा बहुत पहले से वाकिफ़ हों, उनका इस्तेमाल दिलचस्पी का बाइस होता है। जैसे आप पहले बच्चों को जान ले, बच्चे क्या क्या जान रहे हैं, है ना। बच्चे अगर जान रहे हैं, जो चीज़ जान रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों से पढ़ाइए उनको, है ना। जैसे अगर आप पूछ लीजिए पहले उनसे जाकर कि आपको कौन जानवर सबसे अच्छा लगता है, तो बोलेगा शेर मुझे अच्छा लगता है, शेर, लायन मुझे अच्छा लगता है ना, तो बोलेगा मुझे शेर अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे डॉग अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे कैट अच्छी लगती है। इस तरीके से बताएंगे। तो अब जो आपको पढ़ाना है वो यही शेर, डॉग और बिल्ली से ही जोड़कर पढ़ाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत
इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ेंगे। बच्चे को पहले जान लीजिए, उसके बाद उनके इंटरेस्ट के साथ उनको जोड़कर पढ़ाइए, तो बच्चे दिलचस्पी का ये इस्तेमाल, इससे इस चीज़ का इस्तेमाल दिलचस्पी का बाइस होगा बच्चे के लिए। उसके बाद तलबा की इजाफ़ी मवाद यानी निसाब से अलहदा कहानियाँ और नज़में पढ़वाई जाएँ। ये उनकी उम्र और ज़हनी सतह पर नफ्सियात के मुताबिक होनी चाहिए, यानी नफ्सियात के मुताबिक होनी चाहिए। उनकी ज़हनी सतह यानी उनका लेवल जो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो छोटे बच्चे हों और उनको क्लास 10 तक की किताब पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं है ना। तो क्या है, तलबा के इजाफ़ी मवाद यानी निसाब से अलहदा कहानियाँ और नज़में पढ़वाई जाएँ। ये उनकी उम्र और ज़हनी सतह पर नफ्सियात के मुताबिक होनी चाहिए, उनके लेवल के मुताबिक और भी नज़में उनको पढ़ाई जाएँ, और नज़्म से बच्चे गा गा कर अच्छी तरह से सीखते हैं। पढ़ना बामकसद और चैलेंज से भरपूर होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि एकदम ईजी हो, चैलेंज से भरपूर होना चाहिए। ये बच्चों में शौक़ ज़ौक़ पैदा करता है और पढ़ना सीखने के लिए मुतहर्रिक करता है। उसके बाद पढ़ना बच्चे की गर्दोपेश से ताल्लुक़ रखता है। ऐसी चीज़ें पढ़ने में तलबा को खूब मज़ा आता है और बातों को भी खूब पकड़ते हैं। कमरे जमात में एक पढ़ने का गोशा हो जहां अदब इत्फ़ाल के मुंतखब अच्छी कहानियां बच्चों को पढ़ने के लिए दस्तयाब हों। बच्चे को किताब उठाने और पढ़ने की पूरी आज़ादी हो। कहने का मतलब ये है कि आप ना किताब बच्चों को छूने दें, बच्चों को पढ़ने दें। बच्चे को आप शुरुआत में याद कीजिए, आपसे क्या बताया गया था कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग चलेंगे। बच्चे जिस तरीके से चाहेंगे आपसे पढ़ेंगे, और आप किसी भी चीज़ को मना नहीं करने वाले, है ना। मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये इजाज़त नहीं है एज ए टीचर कि आप किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से मना करेंगे। बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहता है, जो उसको इंटरेस्ट है, आप उसको जानिए और उसी से उसको जोड़कर पढ़ाइए, तो इससे उसकी तदरीस बहुत अच्छी तरह से होगी। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं वीडियो को, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या देखा? आज देख लिए हैं कि पढ़ना क्या होता है। पढ़ना तीसरी अहम महारत होती है। पहला सुनना होता है, दूसरा बोलना होता है, तीसरा पढ़ना होता है। उसके बाद यह है, ये हुसूल इल्म का बेहद अहम ज़रिया है। पढ़ना तहरीरी शक्ल में अख़ज़ी महारत है। पढ़ने के 3 अज्ज़ा होते हैं: छपी हुई अलामत को पढ़ना, आवाज़ पैदा करना और फिर ख़यालात को समझना। और हमको सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग समझ ना पाएँ, बल्कि मानी भी समझना है और उसको ज़हन नशीन भी करना है और फिर ज़ाती नज़रिया भी उसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखें कि पढ़ने के कुछ स्टेज होते हैं, कुछ मराहिल होते हैं: इंदराज, शनाख्त कायम रखना और बाज़याफ्त, याददाश्त। तो फिर ये क्या करना है, इंदराज में कोई चीज़ बच्चे जानते हैं उसको अपने दिमाग में तस्वीर बना लेते हैं। फिर दूसरा वाला शनाख्त क्या है, इसको वो याद करना शुरू कर देंगे और उनके दिमाग में जब बस जाएगी तो उसको कायम रखना कहते हैं। और फिर उसका इस्तेमाल जब करना जान जाएंगे उसको बाज़याफ्त कहते हैं। और फिर जब उसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में लंबे वक्त तक याद कर पाएंगे तो उसको याददाश्त कहते हैं। जैसे बोलते हैं तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है ना, लंबे समय तक यानी याद नहीं रख पाते हैं। मुताला की किस्में देख लेते हैं: सरसरी मुतालिया और बगौर जायज़ा। सरसरी मुतालिया, कोई हेडिंग पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ जैसे सरसर यानी खाली मकसद जान रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा ध्यान देकर एक चीज़ को ध्यान देकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वो सरसरी मुतालिया हो गया। बगौर मुतालिया क्या है, कोई क्वेश्चन खोज रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं, कोई डेट खोज रहे हैं, कोई नाम खोज रहे हैं, कोई वर्ड खोज रहे हैं, कोई अल्फाज खोज रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब बगौर जायज़ा है। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी आप उसको खोजेंगे, अगर मिल जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे आप, है ना। ये बगौर जायज़ा है। उसके बाद क्या देखें हम लोग, उसके बाद देखें उम्मीक मुतालिया क्या होता है। उम्मीक मुतालिया यही जो कोई चीज़ हम लोग बहुत ध्यान से बहुत बारीकियों से पढ़ते हैं उसी को उम्मीक मुतालिया कहते हैं। वसी मुतालिया किताब से अलग होता है, आपकी दरसी किताब से जो भी चीज़ पढ़ेंगे लुत्फ़ उठाने के लिए उसको वसी मुतालिया कहते हैं। उसके बाद बुलंद ख्वानी क्या होता है, शुरुआती जमातों के लिए होता है और शुरुआती जमात के जो तालिब इल्म होते हैं उनको तेज़ तेज़ से पढ़ाया जाता है ताकि उनके जो मुअल्लिम हैं, उनको टीचर हैं, उनको पता चल जाए कि बच्चे के अंदर कितनी सलाहियत है पढ़ने की। उसके बाद फिर उसके नमूने वो पेश करें और जो मुअल्लिम पढ़ेंगे उनको बुलंद ख्वानी कहते हैं, नमूने की बुलंद ख्वानी कहते हैं। और फिर जो बच्चे करेंगे उनको इनफरादी बुलंद ख्वानी कहते हैं। खामोश मुतालिया एकदम आराम से सिर्फ नज़रों से पढ़ा जाता है, ज़बान से इसका कोई काम नहीं होता और ये तफ़हीम और लुत्फ़ के लिए पढ़ा जाता है। उसके बाद पढ़ाने के तरीके देख लेते हैं। पढ़ाना एक शौक़ की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चा अगर कुछ पढ़ना चाहता है तो उसको मना ना किया जाए, बल्कि उसको एक वसीला बनाकर इस्तेमाल किया जाए। पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक तरकीबी तरीका होता है जो कि जुज़ से कुल की तरफ जाता है, और तहलीली तरीका होता है जो कि कुल से जुज़ की तरफ जाता है। उसके बाद तरकीबी तरीका हम देख लेते हैं। तरकीबी तरीका क्या होता है, तरकीबी तरीका में हम लोग अलिफ से लेकर बड़िए तक पहले पढ़ाते हैं, फिर लफ्ज़ बनाना सिखाते हैं, फिर लफ्ज़ से अल्फाज बनाना, वो
लफ्ज़ से जुमले बनाना और जुमलों से फिर कहानियाँ बनाना सिखाते हैं। जबकि तहलीली तरीक़ा में क्या होता है, तहलीली तरीक़ा में हम लोग पहले बहुत बड़ी कहानियाँ ले लेंगे, उसमें से एक जुमले को अलग करेंगे, जुमले से बोलेंगे बच्चे से अल्फाज निकालिए, अल्फाज से निकालने के बाद हर्फ बोलेंगे निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ी चीज़ से जुज़ की तरफ यानी कट की तरफ आएगा, छोटे छोटे की तरफ आएगा, यानी पूरे पार्ट से जुज़ कंप्लीट कहानी से जुज़ की तरफ आ रहा है ये। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, उसके बाद देखें कि कुल ज़बान का तरीका क्या होता है। ये तो कुछ ख़ास है नहीं, इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है। पढ़ने में जो वजूहात होती हैं ना, पढ़ने में जो नाकामी होती है, हमारे नाकामी वजूहात जो होती हैं वो सब क्या हैं, वो सब ये है कि पहले तो आप टीचर हैं और आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। दूसरे कि बच्चे जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से आप पढ़ाएं तो बच्चे बेहतर तरीके से तभी सीख पाएंगे। और फिर क्या है कि कुछ जो भी आपकी दरसी किताब है ना, उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हों, जो बच्चों की दरसी किताब है उसमें जो भी चीज़ बताई जाए वो उनकी ज़िंदगी से जोड़ कर बताई जाए। अगर उनकी ज़िंदगी से जोड़ कर नहीं बताई जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, बच्चे कुछ दिन बाद उसमें इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर देंगे। ये सब चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और एक चीज़ और है कि बच्चे अगर गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ करने पर उनको डांटना मारना ये सब नहीं करना है, वरना बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो स्कूल छोड़कर कहीं दूसरी जगह निकल जाएंगे। पढ़ने को फ़रोग देने वाले तरीके तो आप क्या है, प्रिंट का माहौल कायम कीजिए, हर जगह अपना लिख दीजिए, बंदर उंदर बना दीजिए, मंकी लिख दिए, तरह तरह के अपने आसपास जो भी है अपने आपके क्लासरूम में जो भी मवाद हो सबका इस्तेमाल कीजिए जो कि प्रिंट वाली हो। उसके बाद क्या है, उसके तजर्बात को पहले हम लोग पढ़ लें, फिर वो जो जान रहा है उसको जान लें कि जैसे शेर को उसको बहुत पसंद है, अब शेर के बारे में जब वो उसको बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। अब शेर के बारे में बताकर कोई चीज़ एग्जाम्पल और उसको जो चीज़ नहीं पता हो उसकी तरफ लेकर आएंगे। जैसे शेर हैं तो चलिए उनसे बता दीजिए, चलिए आज हम लोग शेर के बारे में जानते हैं, शेर एक जानवर है जो जंगल का राजा होता है। उसके बाद लेकर आइए गधे की तरफ, है ना, गधा क्या होता है, फिर घोड़े की तरफ लेकर आइए, घोड़ा क्या होता है, इसको हॉर्स बोलते हैं इंग्लिश में। इस तरीके से लेकर आइए। तो पहले ये उनकी पसंद जान लीजिए, उसके बाद ऐसे आप जो उनको पसंद नहीं है उसकी तरफ लेकर आइए। आप इससे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं और उनके अंदर दिलचस्पी पैदा रहेगी। आप पढ़ाएंगे तो उनको बाईस दिलचस्पी रहेगी उनके लिए ये सब चीज़ें। और चैलेंज भरपूर होना चाहिए, बच्चे इसमें एक्टिव होने चाहिए और बच्चे जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से आप सिखाएं, बच्चों के अकॉर्डिंग ही आप चाहेंगे। बच्चे चाहें तो वो कोई भी किताब पढ़ सकता है, किताब लेने से उनको रोका नहीं जाएगा। आप एक कुतुबखाना बनाए रहिए जिससे बच्चों की कहानियाँ वगैरह आप बेहतर तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करा सकें। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ्री नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहीं पर आपको फ्री नोट्स मिल जा रही हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।